हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइबरनेटिक्स एजुकेशन। माई सेल्फ आशना बानो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें टोटल 15 MCQ को हम डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये वीडियो आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BCom, जामिया मिलिया इस्लामिया MCom, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी BCom एंड MCom और अदर यूनिवर्सिटीज़ जिसमें आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट के क्वेश्चन आते हैं। BHU BCom में बिजनेस एनवायरनमेंट के टोटल 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है MCQ प्रैक्टिस करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट पर कमांड अच्छी बनती जाएगी। तो MCQ प्रैक्टिस इज मस्ट आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए। और यहाँ पर हम आपको बता दें, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। जामिया के MCom में भी बिजनेस एनवायरनमेंट से आते हैं क्वेश्चन, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MCom में भी बिजनेस एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, आपके लिए उपयोगी होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर कॉमर्स के सभी MCQ की प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं। डेली बेसिस पर MCQ प्रैक्टिसेस करवाई जा रही है आपके कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट की, जो कि आपके BCom एंड MCom में कवर होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो आप बिना देर किए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप लाभ उठा सकते हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही उपयोगी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बिजनेस एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, उनको हम यहाँ पर कंसीडर किए हैं और उनको एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज़ वेलफेयर आर कंटेन्ड इन। प्रोविज़न रिगार्डिंग एम्प्लॉयज़ वेलफेयर मतलब एम्प्लॉय के वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोविज़न है वो किस एक्ट में कंटेन किए गए हैं, मतलब किस एक्ट में मेंशन है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन में एक्ट दिख रहे हैं, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है। आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। यहाँ पर जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो एक्ट है वो आपका इंडस्ट्री कवर करता है, सिर्फ इंडस्ट्री, जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है वो कवर करता है। और आपका जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो सिर्फ वो सभी फैक्ट्रीज को एक्ट कवर करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्या पता अगले क्वेश्चन में आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिगार्डिंग क्वेश्चन मिल जाए। तो ये सारे एक्ट भी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनका इनैक्टमेंट कब हुआ था, वो कब पास किए गए थे, ये सारी तमाम इन्फॉर्मेशन आपको लीगल इन्वायरमेंट में सभी जितने भी एक्ट आपके हैं उनके रिगार्डिंग आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रखनी होगी, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इनसे बनते हैं। पेपर में क्वेश्चन आपको 1-2 मिल ही जाएंगे सभी एक्ट का, जितने भी एक्ट हैं आपके लीगल इन्वायरमेंट में, उन सब का इनैक्टमेंट कब हुआ था इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको। यहाँ पर फैक्ट्रीज एक्ट का एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट्री एक्ट है क्या? फैक्ट्रीज एक्ट का इनैक्टमेंट आपका 1948 में हुआ था। ये आपके वर्कर के हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो जहाँ पर काम कर रहे हैं, जो उनकी वर्किंग कंडीशन है, फिज़िकल कंडीशन है वर्क प्लेस की, उसके रिगार्डिंग, और वो जिस मशीन मतलब जिस मशीन और प्लांट से डील कर रहे हैं उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, यदि कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी इंसिडेंट होते हैं, तो उनको जो है कैसे क्या रूल्स रेगुलेशन होगा कि कैसे उनको कंपनसेट करना है, और उनकी सेफ्टी मेज़र क्या क्या होंगे। मतलब कि ओवरऑल देख सकते हैं कि ये क्या करता है, सेफगार्ड प्रोवाइड करता है वर्कर को, जहाँ पर जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहे हैं। बहुत सारी उनको फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं फैक्ट्री में, जैसे कैंटीन हो गया, वाटर हो गया, शुद्ध पानी मिलना, ठीक है। उनको रेस्ट करने के लिए कुछ भी इंतज़ाम होना चाहिए, ताकि वो काम करके थक जाएं तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें। तो ऐसे ही उनके वेलफेयर के लिए जितनी भी एमिनिटीज़ है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, उनको प्रोवाइड की जाती है। और इसके रिगार्डिंग हर फैक्ट्री को, जितनी भी फैक्ट्री रन हो रही हैं और उसमें जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी मेज़र जो है फॉलो करने ही पड़ते हैं। इस फैक्ट्रीज एक्ट में जितने रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, उन सब को फॉलो करना पड़ता है हर फैक्ट्री को अपने वर्कर की सेफगार्डिंग के लिए।
चलिए अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। यहाँ पर फीचर्स को लेकर पूछ दिया है क्वेश्चन कि कौन सा फीचर नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का। यहाँ पर आप सबसे पहले ऑप्शन को रीड कर लें, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, अनप्लान्ड इकोनॉमी एंड सेंट्रल प्लानिंग। तो आपका आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्लानिंग, बिकॉज सेंट्रल प्लानिंग जो है वो गवर्नमेंट करती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपकी सेंट्रल प्लानिंग कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके प्राइवेट सेक्टर भी मिल के करते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाती है वो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का फीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में आप पढ़ते हो कि जितने भी आपके बिजनेस हैं, जो मतलब एंटरप्रेन्योर हैं, जितने भी बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको जो राइट होता है खुद की प्रॉपर्टी रखने का। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पर जैसे बिजनेस में प्लांट्स हो गए आपके, ठीक, मशीनरी हो गई, और जिससे मतलब कि वो बिजनेस में प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, उनको रखने का क्या होता है, राइट होता है। तो ये आपका फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और एग्जिस्टेंस ऑफ कंपटीशन, जब गवर्नमेंट उनको राइट दे देगी कि जो भी आप चाहे बिजनेस कर सकते हैं इस ओपन इकोनॉमिक में, ठीक, तो यहाँ पर कंपटीशन का लेवल भी बढ़ेगा, तो ये भी एक फीचर है इसका। अनप्लान्ड इकोनॉमी होती है, मतलब कि इसे पब्लिक नहीं, प्राइवेट सेक्टर क्या करते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी प्लानिंग होती है, तो ये अनप्लान्ड इकोनॉमी होती है। ये तीनों ही क्या है, आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की फीचर्स है। तो यहाँ पर लास्ट में जो आपका ऑप्शन बचा वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछ दिया है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, तो सेंट्रल प्लानिंग के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रल प्लानिंग होती क्या है। ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक डिसीजन लेती है रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हुए हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है। तो ये जब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान करती है तो इसे बोलते हैं सेंट्रल प्लानिंग, और ये आपके मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का ये क्या है, एक एलिमेंट है जिसमें को एग्जिस्टेंस होता है पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल डिफिसिट क्या है। जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, लॉस की सिचुएशन है। जब गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है तो उसके रिगार्डिंग सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन इसमें आपके इंक्लूड होते हैं। यहाँ पर पूछा है फिजिकल डिफिसिट, तो सब ऑप्शन को आप देख लें क्या है। पहला ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। यहाँ पर देखिए ये निगेटिव फिगर है, ये क्या है आपका, ये निगेटिव फिगर है, तो आंसर आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि फिजिकल डिफिसिट होता क्या है। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है उसकी रेवेन्यू से एक्सीड करता है तब ये सिचुएशन फिजिकल डिफिसिट की कहलाती है। यहाँ पर ये डिफरेंसेस भी है दोनों का, अब जैसा कि देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के पास जितनी रेवेन्यू है जनरेट हुई है और कितने एक्सपेंडिचर हुई, यदि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो आपका नेगेटिव फिगर आएगा जो कि फिजिकल डिफिसिट कहलाएगा। और जितने भी टोटल रेवेन्यू है उनके सोर्स क्या क्या हैं और जितने भी रिसिप्ट हैं गवर्नमेंट के, ठीक, और जो गवर्नमेंट प्लानिंग बनाई है जिसमें एक्सपेंडिचर स्पेंड कर रही है उनका डिफरेंसेस आपका फिजिकल डिफिसिट होता है। और फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट इसे इंट्रोड्यूस करती है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई करती है वैसे फिजिकल पॉलिसी को सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था सेंट्रल प्लानिंग को, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी का फीचर्स है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है, दोनों ही सेक्टर का एग्जिस्टेंस होता है, को एग्जिस्टेंस कह सकते हैं, जिसमें आपकी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इकोनॉमिक प्लानिंग को करते हैं, जिसमें जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग बॉडीज़ हैं, उन सब के प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं इकोनॉमिक में वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है दोनों मिल कर लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन।
अंडर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 विच ऑफ द इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। अब यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन से रिलेटेड आ गया, जितनी भी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी आई थी तो उसमें क्या क्या पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी इंडस्ट्रीज़। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका रेलवे, दूसरा है कोल, ऑटोमोबाइल्स, आयरन एंड स्टील। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मॉडिफिकेशन किया गया है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, जब से लिबरलाइजेशन आया है, एलपीजी पढ़ते हैं ना, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, एलपीजी, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं। जैसे कि पब्लिक सेक्टर में जितनी रिजर्व इंडस्ट्रीज़ थी जो गवर्नमेंट के अंडर में थी, उन्हें अब पब्लिक मतलब उन्हें अब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है ताकि वो अपने तरीके से उनमें डेवलपमेंट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है इसके रिगार्डिंग? रेलवे है, क्योंकि रेलवे अभी भी पब्लिक सेक्टर का पार्ट है, मतलब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है यहाँ पर। अब चलिए इसका कुछ और भी डीप देख लेते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इसका डीप में देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के अगर से रिगार्डिंग हम लोग देखें, एज पर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, तो आपकी जो पब्लिक सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज़ है वो अब 3 ही बची हैं। यहाँ पर आर्म फोर्स देख सकते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री आपकी, एंड ऑटोमिक जिसमें एनर्जी जनरेशन जैसे कि बिजली का हो गया आपका, इलेक्ट्रिक जनरेशन, ओके, जितनी भी फ्यूल फैब्रिकेंट है, माइनिंग है, न्यूक्लियर हैं, ये सब गवर्नमेंट के हक में है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर में है, और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस हैं। रेलवे भी है साथ में, तो रेलवे से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया। तो अब अगला क्वेश्चन आपका आर्म फोर्स से पूछ सकता है, या तब ये तीनों इंडस्ट्रीज जो हैं आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अब ये मतलब कि अब 3 ही बची हैं पब्लिक सेक्टर में। यहाँ पर गवर्नमेंट की मोनोपोली थी पहले, जिसमें आपकी 17 इंडस्ट्रीज़ थी जो कि पब्लिक सेक्टर ओनरशिप में थी, और ये एज़ पर थी 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें 17 थी, लेकिन फिर वो 8 हो गई। 8 में अब ये देख सकते हैं आप लोग कि क्या क्या इंडस्ट्रीज़ है, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन तो अभी भी है गवर्नमेंट के पास, ऑटोमिक एनर्जी भी अभी है। यहाँ पर देखिए डिफरेंसेस क्या आया, कोल, मिनरल ऑयल और आपका माइनिंग हो गया, ठीक है, मैनेजमेंट और गोल्ड सिल्वर, माइनिंग ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, ऑटोमिक मिनरल्स एंड रेलवेज। तो यहाँ पर देखिए तीनों जो हैं वो अभी भी पब्लिक सेक्टर की हैं, बाकी जो ये पहले की थी, इतनी पहले पब्लिक सेक्टर में थी, अब बदल दिया गया, बदलाव हो गया है जब से लिबरलाइजेशन आया है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में चेंजेस किए गए हैं तब से। अब यहाँ पर देखेंगे इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को जब जो इंडस्ट्रीज़ को, पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है तो आपका ये कहलाता है डी रिजर्वेशन। इसके रिलेटेड देखिए यहाँ पर वर्डिंग को लेकर भी आ सकते हैं क्वेश्चन की, डी रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर के लिए क्या करना, ओपन अप करना, और यहाँ पर जो है जितनी भी डी रिजर्वेशन पॉलिसी है उनको लिबरलाइज कर देना टुवर्ड प्राइवेट सेक्टर। तो ये आपका डी रिजर्वेशन कहलाता है। गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से अपने स्टेक को क्या करती है, वापस ले लेती है, तो इसे कहते हैं डी रिजर्वेशन। मतलब ये अब ओपन अप हो गया है प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर इसमें अपने बिजनेस को कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, ट्रेड थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज वाज डेवलप्ड बाय। ये देखिए ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी से है। इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में यहाँ पर सभी जितने इकोनॉमिस्ट हैं उन सभी ने अपनी अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया है रिगार्डिंग लिमिटेड रिसोर्सेज जो कि हर कंट्री के पास होते हैं। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने थॉट्स में इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड थ्योरी प्रेजेंट की है। उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपका क्वेश्चन बना है जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में पूछा जा रहा है कि किसने डेवलप किया था। तो आप जैसा कि आप जानते हैं कि एडम स्मिथ ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडम स्मिथ ने डेवलप किया था इस थ्योरी को। अब इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको और बता देते हैं अच्छे से, ताकि अब इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप कर सको अच्छे से। ये इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी का एक टाइप है एब्सोल्यूट एडवांटेज, जिसमें ये कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था 1776 में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग एडम स्मिथ के द्वारा ये
इंट्रोड्यूस किया था। और एडम स्मिथ जैसा कि आप जानते ही हो कि ये क्या है, स्कॉटिश फिलोसोफर थे और इनको जो है मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का फादर भी कंसीडर किया जाता है। इन्होंने अपने थ्योरी में, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में, जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज के नाम से जानी जाती है, सेंट्रल पॉइंट क्या दिया। इसमें इन्होंने बताया कि ये कोई भी कंट्री, पार्टी, यहाँ पर देख लेते हैं, कोई भी पार्टी जिसके पास सुपीरियर कैपेबिलिटीज़ है प्रोडक्शन को करने के लिए, मतलब कि रिसोर्सेज ज़्यादा है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, आपका रॉ मटेरियल हो गया, वो ज़्यादा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए और लोअर कॉस्ट पे, बिकॉज उनके पास एफिशिएंटली मतलब कि मिल जाएंगे सारी चीज़ें, वो एबल हैं प्रोड्यूस करने के लिए सर्टेन गुड्स और सर्विसेज को जिसमें उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं, एक कंट्री भी हो सकती है, और कुछ भी जो कि क्रिएट करते हैं गुड्स और सर्विसेज को। तो इनका सेंट्रल पॉइंट यही था कि आप जिसमें आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है तो आप उस चीज़ को, उस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करो, क्योंकि आप एबल हैं करने के लिए। क्योंकि आप जितने कम कॉस्ट में अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे, उसके कंपैरिजन में अनदर पार्टी, मतलब कह सकते हैं अनदर कंट्री या पर्सन या कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास रिसोर्स की कमी होगी और आपके पास रिसोर्स ज़्यादा है तो आप प्रोड्यूस कम कॉस्ट पर ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया जाए कंट्री को लेकर, जैसे आपकी चाइना, ओके, चाइना और इंडिया, ये दोनों ही कंट्री में पॉपुलेशन क्या है आप सब जानते हैं, ये फर्स्ट पर है तो ये सेकंड पे है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पर लेबर भी आपको कम कॉस्ट पर मिल जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब ऐसे देश में लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्रीज़ को, फैक्ट्रीज़ को जो है लगाना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सके और कम कॉस्ट पर, ताकि उनको कम देना पड़े, कम कॉस्ट पर वो अवेलेबल हो जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा संख्या में है। तो इसका मतलब, थ्योरी का मतलब, मेन मोटिव यही था कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्स का और आपके पास अवेलेबिलिटी है, कैपेबिलिटी है सुपीरियर प्रोडक्शन करने की। तो आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। ये तो यहाँ पर बस एक पार्ट पूछा गया, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी में कई सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया गया है, जैसे कि डेविड रिकार्डो की है, ठीक है, हैबलर की है, एडम स्मिथ की है, मार्शल ने भी दिया था अपनी थ्योरी को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। थ्योरी को किसने लाया था, किसने प्रपाउंड किया था, कब आई थी, मेन इसका पर्पस क्या था, ठीक है, मेन चीज़ की पॉइंट जो है आपको देखना होगा अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अनाउंस्ड बाय द, मॉनेटरी पॉलिसी को अनाउंस कौन करता है, आप जानते हैं ये सिंपल क्वेश्चन था, आरबीआई करती है। आगे देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी से जो है यहाँ पर आपकी जो है मनी मैटर जितने हैं कंट्री में जितने भी मनी मैटर हैं वो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कवर करती है और इसे आरबीआई इंट्रोड्यूस करती है। इसमें बहुत सारे मेजर्स जो हैं रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ मनी, उसका सर्कुलेशन, उसकी अवेलेबिलिटी और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, मतलब कि क्रेडिट कंट्रोल के जितने भी सारे मेजर हैं किस किस मेथड से करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज में आरबीआई बताती है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग वॉज चेयर्ड बाई, पहली नीति आयोग की मीटिंग जो है वो इसके चेयरपर्सन कौन थे, इसके चेयरपर्सन आप जैसा कि जानते हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग इससे पहले प्लानिंग कमीशन था, 2014 के पहले ये क्या था, प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग बन गया है जो कि देश में प्लानिंग, जितनी भी प्लानिंग होती है वो अब नीति आयोग करती है और इसका चेयरपर्सन आपके देश का प्रधानमंत्री होता है जो कि अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी होगा। कुछ और भी फैक्ट हैं इसके रिगार्डिंग कि ये कब आया था, जिसे डेट भी पूछी जाती है ना, तो डेट आपका ये 1 जनवरी 2015 में लॉन्च किया था और यहाँ पर सबसे पहली बार चेयर किया था नरेंद्र मोदी ने जो कि 8 फरवरी 2015 को किया था। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लानिंग, जैसे कि प्लानिंग कमीशन पहले था 2014 के पहले, यहाँ पर जो नीति आयोग जो 15 में आया ना, प्लानिंग तो चल ही रही थी, 14 में गवर्नमेंट आई थी और इसकी प्लानिंग चल रही थी नीति आयोग को लाने के लिए। तो इससे पहले आपके क्या थे, 5 ईयर प्लानिंग थे। 5 ईयर प्लानिंग में आपके यहाँ पर देख सकते हो कि 2007 से
12 तक ये प्लानिंग चली थी। इसका आंसर आपका फर्स्ट है। 11th 5 ईयर प्लानिंग का जो पीरियड है वो ये है। तो 5 ईयर प्लानिंग भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट, भले ही वो अब मतलब कि कह सकते हैं कि रेगुलेशन में नहीं है, वो अब प्लानिंग में नहीं है, लेकिन ये हिस्ट्री तो बन गया है ना, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं 1-2, तो आपको इसे भी अच्छे से पढ़ना होगा एंट्रेंस के लिए। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 ईयर प्लानिंग पर वीडियो लाएंगे जिसमें हम डिटेल में अच्छे से बताएंगे हर 5 ईयर प्लानिंग को कि क्या क्या थे। जैसे यहाँ पर आप एक यहाँ पर झलक देख लीजिए, एक ग्लिम्सेस कि यहाँ पर 11th 5 ईयर प्लानिंग के रिगार्डिंग सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ऐसी ही सभी प्लानिंग, जितनी प्लानिंग अब तक आई है उन पर हम वीडियो ला देंगे, जो आपके लिए एंट्रेंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली होगी, तो आप ज़रूर देखिएगा उसे। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर कॉल्ड। डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, इसे क्या कहेंगे? लिबरलाइजेशन कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन कहेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहेंगे कि प्राइवेटाइजेशन कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट अपने स्टेक को वापस लेती है फुल्ली या पार्शियली, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। मीन्स कि पब्लिक सेक्टर का जो अब इंडस्ट्रीज़ है वो अब प्राइवेट सेक्टर में चली जाएगी, जिसमें अब गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को वापस ले लिए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के जो थे उन्हें कम कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसलिए आप फ्री मार्केट में आप अपने बिजनेस को कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बदलती हैं, जैसे MRTP एक्ट में जो है बहुत सारे बदलाव किए गए, ठीक है। मतलब कि जो मोनोपोली थी बिज़नेस की, उसमें बहुत सारे नियम बनाए गए हैं और कुछ चीज़ों को लिबरलाइज भी किया गया ताकि बिज़नेस भी डेवलप कर सकें, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि बहुत सारे अगर से हम इम्पोजिशन करेंगे, गवर्नमेंट जो है इम्पोजिशन करेगी बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल को, तो बिज़नेस कहाँ से आगे बढ़ पाएगा? नहीं ना। तो इसीलिए लिबरलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू पूरे इकोनॉमिक का डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब बिज़नेस डेवलप करेगा उससे मतलब कि प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी, तो आपकी GDP भी बढ़ेगी, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितने भी यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं ये बहुत ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गवर्नमेंट इसे टाइम टू टाइम सारी चीज़ों को मेंटेन भी करती है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। वही प्रोसेस जैसा अभी हमने बताया कि जो एक प्रोसेस है ये, जिसमें कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इन पब्लिक इंटरप्राइज को प्राइवेट में कन्वर्ट किया जाता है, ये आपका है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब भी आप जान ही गए हैं कि गवर्नमेंट अपने मतलब कि एसेट्स को लिक्विडेट कर देती है, या तो पूरी तरीके से करेगी या पार्शियली करेगी। जैसे LIC है, LIC में क्या है, गवर्नमेंट का जो है आपका पार्शियली है, फुल्ली नहीं है। तो इस तरीके से देख सकते हैं। द डिसीजन टू डिसइन्वेस्टमेंट मेनली टू रिड्यूस द फिजिकल बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे स्टेप लेती रहती है। यहाँ पर आगे देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रेगुलेटेड बाय। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी से फिर आपका क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर अब एक चीज़ मैं बता दूँ, आप कंफ्यूज मत होना कि मॉनेटरी पॉलिसी इसमें कैसे आ रही है। देखिए ये आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये बहुत ही ब्रॉड है, डायनेमिक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक मेजर कंपोनेंट है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का, जिसमें आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक सिस्टम, सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है उसी का पार्ट है। इसीलिए अब आप ये ना समझें कि मनी एंड बैंकिंग में ही सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी का क्वेश्चन आएगा, नहीं, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट में भी आएगा, बिकॉज वो पार्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। तो इस तरीके से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ रेगुलेटेड बाई, ऑब्वियसली इसे कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक यहाँ इंडिया का क्या है? RBI है, आप सभी जानते हैं। RBI इसे रेगुलेट करती है। इसमें जो है बहुत सारे मेजर्स जो हैं, जितने भी आपके हैं, मार्केट ऑपरेशन का हो गया, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट पॉलिसी, रिजर्व सिस्टम, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, जितने भी क्रेडिट कंट्रोल से रिलेटेड मेथड हैं वो सब जो है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है और इसे सेंट्रल बैंक क्या करती है? लेट डाउन करती है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA वॉज एडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट इन द इंडिया।
यहाँ पर आपका जो है फेमा कब पूछ रहा है कि फेमा को कब अडॉप्ट किया गया इंडिया में, तो यहाँ पर आपका क्या है आंसर 1999। यहाँ पर आपका आंसर है 4 1999। अब चलिए इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि फेमा है क्या। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेन ट्रेड मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए, फॉरेन ट्रेडिंग के लिए, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के लिए ये एक्ट को स्पेशली बनाया गया है। और इसमें जो जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं वो सब आपके फॉरेन ट्रेड में इम्प्लाई किए जाते हैं, फॉलो करना पड़ता है। जो भी बिज़नेस जो है इंटरनेशनली बिज़नेस करता है, फॉरेन ट्रेडिंग करता है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये एक्ट है वो उस पर अप्लीकेबल होता है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर और भी आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो है 1999 में आया और यहाँ पर पार्लियामेंट के द्वारा जो है ये इनेक्टमेंट इसका किया गया। और इसमें जितने भी मतलब इस एक्ट में जितने भी आपके रूल्स रेगुलेशन जो फ्रेमवर्क किए गए हैं वो WTO के मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को कंसीडर करते हुए इसे बनाया गया है। व्हाट इज़ फेमा? यहाँ पर जो है अभी हमने बताया ही क्या है, रूल्स रेगुलेशन है जो कि RBI से एम्पावर करती है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसे कौन रेगुलेट करता है, तो RBI करती है। और जितने भी जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो बनाया जाता है मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी को, तो उसमें जितने भी इसके रेगुलेशन हैं, रूल्स रेगुलेशन हैं, उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है और सभी रूल्स रेगुलेशन को उनका एम्प्लॉयमेंट भी होता है, मतलब उसे हम कंसीडर करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में और यहाँ पर फॉरेन ट्रेडिंग में। इससे पहले आपका फेरा था जो कि 1974 में आया था और इसमें जो इसके रूल्स रेगुलेशन जितने थे वो कम पड़ रहे थे, मतलब कि समय के साथ साथ ये क्या हो रहा था, अनफिट हो गया, क्योंकि नई जो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई गवर्नमेंट की, तो उसमें ये एक्ट जो है फिट नहीं हुआ, इसीलिए इसे रिप्लेस कर दिया गया फेमा से। तो अब यहाँ पर कभी कभी फेरा का भी पूछ देता है इनेक्टमेंट, और फेमा तो चल ही रहा है रेगुलेशन में। चलिए अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी ऑफ द महालनोबिस मॉडल वॉज इनिशिएटेड इन, मतलब कि इनकी जो हैवी इंडस्ट्री की स्ट्रेटजी थी, जो हैवी इंडस्ट्री की स्ट्रेटजी थी वो किस 5 ईयर प्लान में इनिशिएट की गई, शुरुआत की गई मतलब, तो सेकेंड प्लान इसका। अब यहाँ पर देखेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक गवर्नमेंट कंसिस्ट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, पॉपुलेशन, पर कैपिटा इनकम, ऑल ऑफ द अबव, इसमें सभी इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट देखेंगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लीड्स टू, मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या लीड करती है, एक्सप्लॉयटेशन, क्लासेस कॉन्फ्लिक्ट, मोरल डिग्रेडेशन एंड ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर आपका क्या होगा, क्योंकि सारी ही निगेटिव पॉइंट्स हैं आपके, सब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को डिनोट करते हैं, सो आपका आंसर क्या होगा 4 इज़ योर आंसर। ओके, यहाँ पर अब हम 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देख लिए हैं। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग MCQ सेशन के साथ जो कि और भी कॉमर्स के सब्जेक्ट के होंगे, चाहे वो अकाउंटिंग हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो, सभी कॉमर्स के सब्जेक्ट जो कि आपके आने वाले अपकमिंग BHU BCom एंड MCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और भी अदर यूनिवर्सिटी के लिए यूज़फुल है। तो हमारे साथ बने रहिए। साइबर न्यूज़ एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको समय से सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं। टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग हर सब्जेक्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कराया जा रहा है। वहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस का लेवल क्या है, आपको और कितने टॉपिक कवर करने हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस भी ट्रैक होगी वहां पर। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग MCQ के साथ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम लाएंगे। ये इसमें जो कुछ मिला जुला क्वेश्चन था, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर का था, कुछ बनाया हुआ क्वेश्चन था, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम साथ ही साथ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बताते चलेंगे कि आपको पढ़ना क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट से, क्योंकि यहाँ पर BHU BCom में आप देख सकते हैं कि 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के होते हैं, तो आपके कितने हो गए, टोटल 45 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने हैं यदि आप अच्छे से तैयारी करोगे तो इसके लिए तैयार हो जाइए, साइबर न्यूज़ एजुकेशन के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम आने वाले हैं सभी MCQ सेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पर रहें, सेफ रहें।
Thank you so much for watching us.